फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आपको जैसा कि मालूम है कि बिहार बीपीएससी 7th फेज एग्जामिनेशंस बहुत ही नज़दीक आ चुका है, बिल्कुल करीब है। ऐसे में आप ऐसे प्रकार की गलतियां न करें कि बैठने की कोशिश करें। लगातार अपने सिलेबस को और लगातार अपने पढ़ाई को जारी रखिए। आज इसी संबंध में हम बिहार स्पेशल की वीडियोज़ ख़त्म हो जाने के बाद, साइंस वगैरह ख़त्म हो जाने के बाद और आज लेकर आए हैं भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से वे सभी इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके एग्जाम्स में और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आप शुरू से अंत तक इसमें 100 से अधिक प्रश्न हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी में से एग्जाम्स में आपके पॉलिटी का क्वेश्चंस उपस्थित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो गठित की गई थी उसका नाम होगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा की गठन हुई थी। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? सही आंसर है प्रांतों की विधानसभा से। याद रखेंगे, प्रांतों की विधानसभा से संविधान सभा के सदस्यों को जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। दोस्त याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये प्रश्न घुमा फिरा करके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इससे बचने वाले नहीं हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। बिना वीडियो को स्किप करते हुए लगातार 100 से अधिक क्वेश्चन को देख जाइए। दोस्तों, इन प्रश्नों को रट्टा मार जाइए, जिस तरीके से भी होके इसको रट जाइए या जैसे भी हो इसको कर जाइए, क्योंकि एक एक नंबर दशमलव में मान आकर के और आपके कंपटीशन फंसाए जाएंगे और दशमलव बिंदु से ही आगे आप निकल पाइएगा। तो एक एक नंबर का हिसाब किताब जरूर रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। कुछ थोड़ा सा खट लीजिए, जिंदगी बहुत आसान हो जाने वाली है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में अस्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सभी जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार बने रहिए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव को जो है मनोनीत या नियुक्त किया गया था। यदि आप यहाँ हमारे लाइव देख रहे हैं इस क्लास को यदि, तो आप लगातार हमें आंसर कमेंट करते चलिए। हमारे आंसर देने से पहले रुकिए नहीं, थकिए नहीं। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे वे थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, हम भारत के लोग से संविधान सभा की उद्देश्य या प्रस्ताव जो है वो मतलब शुरू होता है। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब जो है पूर्णतः लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब हुआ? सही आंसर है भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इस बिंदु का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, सभी मामलों में अंतिम सरकार जनता के पास होगा, या 12वें का और जो है ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए। तो 12वें नंबर प्रश्न का देख लेते हैं। बाकी के दो ऑप्शन आपके सामने है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुक्रम शासक नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो सही आंसर में 12वें का ऑप्शन नंबर सी मतलब आंसर हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पर जो है सरकारें चुनी जाती है जनता द्वारा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा और 13वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही हिट और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां उपस्थित थी। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही जाती है? 14 का ऑप्शन नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर संवैधानिक अधिकारों का उपचार नहीं दिया गया होगा तो याद रखेंगे उस समय प्रस्तावना कह दिया जाएगा। याद रखेंगे, अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे दिया गया होगा, जो हम लोग आर्टिकल नंबर 32 शायद इसको बोलते हैं, उसमें संविधान में ये कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कि जरूरत पड़ने पर आप इसमें संवैधानिक उपचार कर सकते हैं, जिसको मतलब बी आर अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। 14 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर ये नहीं रहे तो प्रस्तावना को कहिएगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली हमारे भारत की जो है इंग्लैंड से ली गई है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर है 12 अनुसूचियां उपस्थित है। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो याद रखेंगे 17 का ऑप्शन नंबर ए इसका वर्णन। 18 नंबर क्वेश्चन करता है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से 18 का ऑप्शन नंबर बी यानी शपथ एवं प्रतिज्ञा से है। शपथ एवं प्रतिज्ञा यानी कि शपथ का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में की गई है? तो 3 अक्षर इसमें भी हैं और 3 अनुसूची याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न कहता है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? 20वें का सही आंसर है 10वें अनुसूची में रखा गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो पंचायती राज से संबंधित व्यवधान जो है भारत की संविधान के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? 22 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23वां नंबर क्वेश्चन जल्द से जल्द स्क्रीन पर आपके उपस्थित होगा। ये रहेगा 23वां नंबर प्रश्न। 23वें नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और प्रश्न कहता है 23वां नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? 23 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में इसकी बात कही गई है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 24वां नंबर क्वेश्चन करता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है? 24 का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 में। तो याद रखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? 1, 2, 3 यानी कि तीनों को लगातार अगर उखाड़ने की शक्ति करता है, इस तरह से उधर करने की शक्ति भी रखता है, तो याद रखेंगे यह राष्ट्रपति के पास होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 315 इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? यह जो है संसद को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 27 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? प्रश्न आपके सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत निजता का संबंध लिया गया है।
29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन था। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है। प्रश्न आपके सामने है कि पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है। 30वीं का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोनों प्रकार के या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए। भारत को है भारतीय लोगों को एकल नागरिकता प्रदान हुई है, यानी वे सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं, अपने राज्य के नहीं। आप आगे देखेंगे भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 33 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है। आपके पास प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत निम्नलिखित में से किस प्रकार किया जा सकता है। इसका सही आंसर हम इसमें नागरिकता का परित्याग करके ऐसा करके अंत किस प्रकार किया जा सकता है। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करने से। मुझे सभी के सभी सही आंसर लग रहे हैं। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर कितना था, 33 था। तो 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। उपरोक्त सभी से जो है भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। 33 का इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अगला प्रश्न 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन सी शर्त है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। 34 का ऑप्शन नंबर डी संपत्ति स्वामित्व। याद रखेंगे संपत्ति के अधिकार को जो है कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो याद रखेंगे सबसे पहले तो अधिवास के तहत आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, पंजीकरण द्वारा हो जाएंगे, वंशानुक्रम से होते ही हैं। लेकिन संपत्ति का स्वामी अगर है तो ये जरूरी नहीं कि आप भारत के नागरिक हैं। आगे बढ़ते चलते अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, जो कि अब बदल चुका है। तो इसमें दिए गए में थोड़ा सा ही पुराना आंकड़ा है, तो इसलिए हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर एक ही कर लीजिएगा 28 और 8 पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। मूल अधिकार एवं नीति निषेध तत्वों से अब संबंधित पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके सामने उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन क्या है। दोस्तों आपसे हम एक सजेशन मांगेंगे कि पॉलिटी के बाद में आपको किस विषय का वीडियो चाहिए, किस विषय का MCQ चाहिए, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन निम्नलिखित में से किया गया है। तो भारतीय संविधान के वह कौन सा जो अनुच्छेद है उसमें नागरिकता से संबंधित बातें कही गई है। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार की बात की गई है। याद रखेंगे 36 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारत की नागरिकता के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार जो है वे 6 प्राप्त हैं। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। 37 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो मूल अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति निम्नलिखित में से वह कौन है जिसके पास यह जो है शक्ति प्राप्त है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। याद रखेंगे मूल अधिकारियों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। उसमें बदलाव करने के लिए तो राष्ट्रपति होगा, लेकिन यहाँ पर शक्ति प्रदान किसके की गई है तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। प्रेस की और वही जो है मानव मूल अधिकारों का संरक्षक भी होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में, या इसको अनुच्छेद 19 क कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता इसमें उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब यह एक प्रकार की विधिक अधिकार बन करके रह गई है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, देख लेंगे, विधिक अधिकार, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 41 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
42 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21A के तहत जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, यह बच्चों का अपना मूल अधिकार है। आगे बढ़ते चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 43वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है 43 नंबर क्वेश्चन को, प्रश्न कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेबिस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट जारी की जा सकती है। हैबियस कार्पस यानी कि इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के मतलब नियम नाम के से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 44वां प्रश्न को देखिएगा, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मत देना यानी वोट देने की जो प्रक्रिया है वो अधिकार आपकी राजनीतिक अधिकार के तहत आती है। आगे बढ़ते चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन के बाद 45 नंबर क्वेश्चन आपके पास सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मत छोड़िए इसको, किसी हाल में मत छोड़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ। लगातार वीडियो को जो है ये रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए जारी कर रहा हूं। कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा कि इस विषय पर वीडियो चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में जन कल्याण, याद रखें फिर से, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस में निहित है? 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों में। ध्यान से देखिएगा, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? नीति निर्देशक तत्वों में यह निहित किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 47वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाद योग्य नहीं। याद रखेंगे 47 का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है जो वाद योग्य नहीं होता है उसी को कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? पूरे पॉलिटी को हम एक साथ समेटने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखिएगा। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जा सकती है? सही आंसर है 14 वर्ष तक के बच्चों को। 50 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 क में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51(1) में या 51 क में किया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है कहां से लिया गया है? 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से यह लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्य आपके कितने हैं? 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 51 मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 54 नंबर क्वेश्चन में हम लोग केंद्र सरकार से संबंधित क्वेश्चंस पॉलिटी का देखेंगे। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष निम्नलिखित में से राष्ट्रपति है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संघ की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? सही आंसर है भारतीय संघ की शक्ति जो है संसद में निहित है। 55 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, अगला नंबर 56 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत पड़ी है। प्रश्न कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, या निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, सही आंसर इंडिकेट किया जा रहा है और वो ये है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा
राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को जो है उन्हें ही शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। आइए बढ़ते चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहिएगा। प्रश्न कहता है 57 नंबर कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होते हैं उससे संबंधित होने वाले विवादों को कहाँ निपटाया जाएगा। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में इसको निपटाया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी। 58 का ऑप्शन नंबर डी ये सभी एकल संक्रमणीय पद्धति, अप्रत्यक्ष मतदान और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये तीनों मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, इसलिए ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति निम्नलिखित में से कौन सा होता है। आप आसानी पूर्वक इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी जानते होंगे। आगे बढ़ते चलते 61 नंबर क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से हैं। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारत के राष्ट्रपति हुए हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा चलाया जा सकता है। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप शुरू किया जा सकता है या उस पर चलाया जा सकता है। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। 63 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलवाता है। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम निम्नलिखित में से कौन करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो उप राष्ट्रपति जो होगा उसके चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल बनेगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो उसमें शामिल होंगे, याद रखेंगे, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, सभी सदस्य उसमें शामिल होते हैं। इसमें चुने हुए नहीं बल्कि सभी आपको शामिल कर लिए जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का काम निम्नलिखित में से कौन सा कर सकता है। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। याद रखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का काम निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। लोकसभा अगर सम्मति दे देती है तो राज्यसभा उसको जो है हटा सकती है। 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व मुख्य रूप से देखेंगे उपराष्ट्रपति करेगा। 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसीलिए उपराष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते भी दिए जाते हैं। 67 क्वेश्चन हो गए हैं। 68वें नंबर क्वेश्चन की तरफ जल्द से जल्द चलते हैं। आइए 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गया। वह कौन सा एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गया। 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णकांत। याद रखेंगे कृष्णकांत, इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट हो रहा है, उपराष्ट्रपति देख लेंगे थोड़ा सा हमको, या आप लोग थोड़ा सा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर गलत होगा तो किसी प्रकार के सुधार की जाएगी, हम भी इसको चेक कर लेंगे अंत में। निम्न में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है। निम्न में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है। उसको राज्यसभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। तो राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कराने का श्रेय जो है वो उत्तर प्रदेश को जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब किया गया था। तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव जो हुआ वह 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष। 73 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बढ़ते चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच की अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। यानी कि अधिक से अधिक, उससे ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता है। 75 का ऑप्शन नंबर बी 6 महीने से अधिक का अंतर दो सभाओं के बीच में नहीं होना चाहिए, बैठकों के बीच में।
कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन ले लेता है? तो याद रखेंगे इसका निर्णय जो है 76 का ऑप्शन नंबर डी यानी लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक जो है वह धन विधेयक है कि नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है 78 का सही आंसर राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, याद रखेंगे यह अपने लोकसभा के सदस्यों का नेता होता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन या सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बन जाना आवश्यक है? तो याद रखेंगे 6 माह के अंदर इनको सदस्य बनने की आवश्यकता होती है। 80 का ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर कितना बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 81 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा? 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। पूरी मंत्रिपरिषद जो है इस्तीफा देगी। यदि किसी भी मंत्री के विरुद्ध में अविश्वास पारित हो गया तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने पड़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में, और लोकसभा के अध्यक्ष ही इसको जो है यह बताता है कि यह धन विधेयक है कि नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार इसमें से नहीं है? तो आप जो है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले लीजिएगा लेकिन आप मत नहीं देते हैं, यह जो है अधिकार महान्यायवादी के पास होती है। आगे बढ़ते चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाएगा? 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी में भी लाया जा सकता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? ऐसा अधिकार किसके पास है? तो ऐसा अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। हालांकि इसको जो है प्रधानमंत्री या तो इस्तीफा दे दिया हो या प्रधानमंत्री के कहने पर ऐसा किया जाएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? 88 का ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख जो है वह राज्यपाल होता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करने का काम जो है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल पद पर बना रहता है। राज्यपाल पद पर कब तक बना रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक। ऐसे में इसका 5 वर्ष का कार्यकाल बताया जाता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? 92 का ऑप्शन नंबर डी यानी एक ठो व्यक्ति को वह आंग्ल भारतीय को ये विधानसभा में नियुक्त कर सकता है। 92 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक सदस्य को कर सकता है। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करेगा? 93 का ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल करता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? 94 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है संघ राज्य क्षेत्रों का शासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का शासन निम्नलिखित में से कौन चलाता है? 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से।
अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कि राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो वह कौन सा राज्य है जिसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, इसमें दिए गए ऑप्शन में 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, वहां पर 400 से अधिक जो है विधानसभा सदस्यों की सीट है। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 6 माह के अंतर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 2 होने चाहिए। 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि विधानसभा या विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होना चाहिए। बिल्कुल सही है ये। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्याओं के तिहाई से अधिक नहीं होता, ये भी सही है। उसके बाद कहता है कि इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, ये भी सही है। यानी कि दिए गए ऑप्शन में से उपर्युक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। जम्मू कश्मीर को, जिसको अब हटा दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्य कर रही है। तो वर्तमान में भारत में विधान परिषदों की संख्या, अभी विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं, तो 101वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास डी। यानी कि इसकी 7 संख्याएं थी, लेकिन अब घट करके ये 6 भी हो गया है। याद रखते रहिएगा, 6 अब होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते चलते हैं कि राष्ट्रपति, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो एक बार जरूर निकाल कर उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हालांकि आंकड़े आगे पीछे हो रहे हैं, कुछ दिनों के पहले हुए थे। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है। सही आंसर है मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करेगा। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। महाधिवक्ता उस राज्य का उसका प्रथम विधि अधिकारी होता है। आइए अब देख लेते हैं पॉलिटी में न्यायपालिका से संबंधित बिंदुओं को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी मान्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। सही आंसर है राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते चलते हैं 105वें नंबर क्वेश्चन के बाद 106 नंबर क्वेश्चन। अब बस हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, घबराइए नहीं। प्रश्न है, आगे देखिएगा। प्रश्न को एक एक जो है प्रश्न आपके लिए आने वाले जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। एकदम जया नहीं करिए, बने रहिए हमारे साथ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वह कितने उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। 106 का ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष की आयु तक वह जो है इसका पद पर बना रह सकता है। 107वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे। 107वें का सही आंसर होगा एच.जे. कानिया। याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह कौन थे। एच.जे. कानिया। 108वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त किया गया है। 108 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 108वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिर से देख लेते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। 108वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को जो है संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान का रक्षक भी इन्हें कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थी। 190 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीवी। आगे बढ़ते चलते हैं। 110वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। 110वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जस्टिस एम हिदायतुल्ला। याद रखेंगे, फिर से ध्यान रखिएगा कि निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पोस्ट खाली रहे उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति पर आसीन होते हैं और उनका काम संभालते हैं।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके माध्यम से हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। याद रखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 111 का ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ है। याद रखिए, कभी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा कानून कौन सा है, तो याद रखिएगा जो है 1935 का जो कानून है वो सबसे बड़ा कानून है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्याएं हम लोग बढ़ा सकते हैं, यह अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास प्राप्त है? तो 112 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर है, यह अधिकार संसद के पास प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका है निम्नलिखित में से, देखिएगा भारत में न्यायपालिका निम्नलिखित में से क्या है? तो भारत में न्यायपालिका निम्नलिखित में से वह स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय उपस्थित हैं? भारत में उपस्थित रहने वाले कुल उच्च न्यायालयों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। 114 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि अब 24 से इसका आंकड़ा बढ़कर के 25 हो गया है। अब 24 नहीं बल्कि अब 25 आप समझेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 115 और 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप करेंगे। देखिएगा, प्रश्न कहता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करेगा? 115 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर उपस्थित रह सकता है? 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 62 वर्ष तक। वही सर्वोच्च न्यायालय का जो है 65 वर्ष तक। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को हमने इस वीडियो में आप लोग के लिए प्रदान कर दिए हैं। आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद।